सबको मेरा गुड इवनिंग। आवाज़ जा रही है आप सबको? हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। कैसा लगा आज का गुड क्विज? इवनिंग सर। आप सबको क्विज कैसा लगा? अच्छे थे बट टाइम थोड़ा टाइम देखो भाई, आपको मैनेज करना। वही मैं देखो यहाँ पे हैं, अगर जो भी लोग टॉप 20 में आ रहे हैं ना, टाइम मैनेज देखो क्या है ना, आपको मेरा काम है आपको क्वेश्चन दिखाना, क्विज कराना। आप यहाँ पे नहीं कर पा रहे हैं, लिंक आपको मिल जाएगा ना, लिंक आपको मिल जाएगा, आप फिर से कर लेना, ठीक है? बाद में आप कर सकते हो। यहाँ पे ऐसा नहीं कि हम एक एक मिनट देके हम वेट करें, आप क्वेश्चन करो। भाई हमें जल्दी से ख़त्म करना होता है, हमको बस आपको रूबरू कराना होता है क्वेश्चन से कि ऐसा क्वेश्चन आता है, आप यहाँ पे जितना कर रहे हो। अब देखो ऐसा भी नहीं है कि कोई नहीं कर पाता, देखो कर रहे हैं ना लोग यहाँ पे 28, 25, 22 सही तो कर रहे हैं ना, मतलब कर पा रहे हैं। तो आपको करना पड़ेगा और कोई दिक्कत नहीं भाई, कम टाइम लगता है तो आप अपने एंड से करो उसको बाद में। अब भाई हम यहाँ पे एक एक मिनट का बैठ के तो करवा नहीं सकते ना, दिक्कत ये हो सकता है। कुछ लोग होते हैं ना जो हार मान लेते हैं, 2 क्वेश्चन नहीं बनता वो क्विज ही नहीं करते हैं बस देखते रहते हैं। तो आपको हार नहीं मानना है भाई, हार मत मानो, क्विज करते रहो। किसी को कुछ कहना है या हम अपना डिस्कशन स्टार्ट करें? यहाँ पे मैं देखता हूँ यार, क्लास में क्विज करते हैं लेकिन आते नहीं डिस्कशन क्लास में। भाई देखो ना, ऐसा है मैं भी सेट करता हूँ तो मेरे को सारा चीज़ थोड़ा ना आता रहता है कि हम अब जो लोग हैं यहाँ पे टॉप अप कर रहे हैं भाई। जैसे मैं नाम देखना चाहूँगा एक बार, तो मैं एक्सपेक्ट करूँगा ना, जैसे शालिनी जादव मैम, रेणु तिवारी, शिवम सर, प्रियंका पटेल, आशीष सोहन सर, ये सब भाई एक्सप्लेन करो आप सब। जरूरी नहीं कि मैं क्विज भी कराऊँ और एक्सप्लेन भी हर चीज़ करता चलूँ। तो ये तो भाई मेरे साथ साथ नाइंसाफ़ी है ना, बताओ। कोई बात नहीं, नाइंसाफ़ी को हम सहन कर लेंगे। तो चलो हम डिस्कशन कर लेते हैं, अपने क्वेश्चन का शुरू किया जाएगा इज। और प्लीज़ जब आप टाइप करना बंद कर दो, जो जो लोग टाइप कर रहे हैं प्लीज़ स्टार्ट टाइपिंग इन द ग्रुप। ओके चलो, पहला क्वेश्चन है फाइंड आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो देखो भैया, आपको ना ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं ना, जो बझाऊ क्वेश्चन इसे बोलते हैं, जो आपको मेसअप करने वाले क्वेश्चन होते हैं, वहाँ आप देखना है। मान लो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा आप पढ़ेंगे ना, तो देखोगे तीसरा ऑप्शन पढ़ोगे तो यहाँ आप दे रहा है कि कैपिटल टी कैपिटल प्लांट इज ए हेट्रोजाइगोट फॉर जीन कंट्रोलिंग वन कैरेक्टर, इट इज ए मोनोहाइब्रिड। तो कैपिटल टी इज नॉट ए हेट्रोजाइगोट, इज द होमोजाइगस डोमिनेंट। तो ये जो 3 वाला है ये इनकरेक्ट है, क्योंकि कैपिटल इज मेक टू द होमोजाइगस डोमिनेंट, नॉट द हेट्रोजाइगोट। तो दैट्स वाई द 3 इज इनकरेक्ट एंड 3 ऑप्शन इज करेक्ट आल्सो। तो 3 होगा इसका राइट आंसर। चलो अगला क्वेश्चन है, in the garden P, if starch grain is size considered as the phenotype, then from this angle the heterozygote allele show। देखो क्या होता है, स्टार्च ग्रेन का जो साइज होता है वो एक होता है, मान लो एक डोमिनेंट साइज का होता है, एक रिसेसिव मतलब एक होता है, और एक होता है इंटरमीडिएट। तो जो ये स्टार्च ग्रेन होता है, अगर हम हेटेरोजाइगोट जैसे कैपिटल बी स्मॉल बी का करें, तो कैपिटल बी स्मॉल बी वो क्या कराता है, वो इंटरमीडिएट टाइप का स्टार्च ग्रेन बनाता है। इंटरमीडिएट मतलब कि वो जो मतलब नॉर्मल और रिसेसिव दोनों का इंटरमिक्स देता है। तो इंटरमिक्स करेक्टर का स्टार्च ग्रेन बना रहा है, तो ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस होता है। मुझे भी नया ही इन्फॉर्मेशन पता चला, मुझे भी पहले नहीं पता था। तो स्टार्च ग्रेन की बात करें और आपको वो बोले हेट्रोजाइगोट, तो वहाँ पे भाई गार्डन पी में वहाँ पे इनकम्प्लीट डोमिनेंस काम करता है, नॉट द कंप्लीट डोमिनेंस। ओके, तो ये बात आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे। काफ़ी लोगों ने सही किया, एक का आंसर गलत है इन क्विज। थैंक यू थैंक यू थैंक यू लर्निंग फेज फॉर मेकिंग मी इनकरेक्ट। अगला क्वेश्चन है, द हेट्रोजाइगोट राउंड येलो सीड with pea plant were selfed and total 400 seed are collected. What is the total number of seed with the first dominant and the second recessive traits? तो फर्स्ट डोमिनेंट मतलब ऐसे तुम समझ सकते हो आप कि कैपिटल वाई स्मॉल आर, तो फर्स्ट डोमिनेंट हो गया, सेकेंड रिसेसिव हो गया। तो आप फिनोटिपिक रेशियो देखोगे तो 9:3:3:1 होता है। तो उसमें 9 वाला जो होता है वो डोमिनेंट होता है सबके लिए। तो यहाँ पे मतलब ऐसे कर सकते हैं कि 3 अगर 16 प्लांट रहेंगे तो 16 में से 3 जो रहेगा वो बनेगा, पहला डोमिनेंट होगा उसके लिए और सेकेंड रेसेसिव होगा। तो मतलब 16 में से 4 हो रहा है, 16 में से कितने प्लांट आ रहे हैं, 16 में से 3 प्लांट आ रहे हैं। तो आप ऐसे करो, 16 में से 3 प्लांट ऐसे आ रहे हैं ऐसे टाइप के, तो 8 में से कितने प्लांट रहेंगे, 1.5 प्लांट आएंगे, 1.5 प्लांट, और 4 में से कितने आएंगे, 0.75 प्लांट। तो ऐसे करके 4 में से इतना है तो उसको 4 के आगे डबल जीरो कर दो और 0.7 के आगे से ऐसे कर दो तो 75 आ जाएगा। सिंपल है, थोड़ा सा मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके आप निकाल सकते हो भैया। 75 आएगा 400 में से, 16 में से कितना रहता है, 3 रहता है, तो 400 में से कितना रहेगा, 75। सिंपल सा आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेट ऑफ पी प्लांट कैन नॉट एक्सप्रेस इट इज द हेट्रोजाइगोट कंडीशन। तो भैया देखो, टर्मिनल जो होता है रिसेसिव होता है, एक्जियल जो होता है वो क्या होता है, आपका डोमिनेंट होता है। टर्मिनल जो होता है रिसेसिव होता है, एक्जियल जो होता है डोमिनेंट होता है।
तो टर्मिनल अब हेटेरोजाइगोट रहता तो हेटेरोजाइगोट में क्या आएगा आपका एक्जियल कंडीशन आएगा। टर्मिनल जो रहता है वो हमेशा रिसेसिव के केस में रहता है, क्योंकि टर्मिनल इज ए रिसेसिव कैरेक्टर इन द प्लांट। मतलब पी के प्लांट में जो फ्लावर होते हैं भैया, जो एक्जियल होता है वो डोमिनेंट होता है, और जो आपका टर्मिनल होता है वो रिसेसिव होता है। तो क्या क्वेश्चन है, स्टेटमेंट करके दिया हुआ है आपको, बोथ कलर ब्लाइंड पेरेंट विद हैव कलर ब्लाइंड सन बट नॉर्मल डाटर। देखो कह रहा है भैया कलर ब्लाइंड पेरेंट, मतलब मम्मी कलर ब्लाइंड है तो मम्मी का जो एक्स एक्स दोनों पे जीन रहेगा वो कलर ब्लाइंड है, पप्पा भी कलर ब्लाइंड है तो पप्पा का भी जो एक्स रहेगा वो रहेगा, मतलब वो अफेक्टेड रहेगा। तो कह रहा है कलर ब्लाइंड सन आएगा लेकिन नॉर्मल डाटर कैसे आएगी भैया, पप्पा का एक्स भी अफेक्टेड है, मम्मी का दोनों एक्स अफेक्टेड है, तो पप्पा का एक एक्स जाएगा, मम्मी का एक एक्स जाएगा, तो नॉर्मल डाटर कैसे आएंगी, नॉर्मल डाटर तो आएंगी नहीं। तो ऐसे डाटर तो अफेक्टेड रहेंगी, तो पहला हो गया इनकरेक्ट। दूसरा है कह रहा है ए मैरिज बिटवीन कलर ब्लाइंड फीमेल, अगर कलर ब्लाइंड फीमेल रहते तो उसका दोनों एक्स रहेगा अफेक्टेड रहेगा। देखो एक एक्स अफेक्टेड रहता तो वो क्या रहती, आपका कैरियर रहती। अगर कलर ब्लाइंड है तो दोनों एक्स उसका रहेगा अफेक्टेड रहेगा। नॉर्मल मेल कैन प्रोड्यूस ऑल नॉर्मल चिल्ड्रन, भैया नॉर्मल मेल रहेगा, जैसे नॉर्मल मेल रहेगा तो देखो फीमेल अगर कलर ब्लाइंड है तो उसका एक्स तो अफेक्टेड है ना। अब कोई भी लड़का होगा तो लड़के में पप्पा देगा वाई क्रोमोसोम और मम्मी देगी एक्स क्रोमोसोम, तो बेचारा लड़का तो कलर ब्लाइंड होगा ना, ऑल नॉर्मल नहीं होंगे, तो दोनों इनकरेक्ट है। समझ में आया कि नहीं बताओ पहले, आर यू गाइज गेटिंग द पॉइंट्स, बताओ भाई, हेलो, गेटिंग और नॉट। देखो मैंने क्या कहा, देखो मम्मी अफेक्टेड है मतलब फीमेल के पास होता है एक्स एक्स क्रोमोसोम, सुनो फीमेल के पास एक्स एक्स क्रोमोसोम होता है, तो अगर वो कलर ब्लाइंड रहेगी तो उसका दोनों एक्स जो रहेगा वो अफेक्टेड रहेगा। अगर पप्पा नॉर्मल है मतलब फादर नॉर्मल है तो उसके पास एक्स वाई क्रोमोसोम होता है, तो भैया सन बनेगा तो मम्मी एक्स देगी, वो अफेक्टेड वाला एक्स देगी। अगर फादर वाई देगा फिर भी तो चिल्ड्रेन जो होगा वो सन तो अफेक्टेड चिल्ड्रेन सन होंगे। यहाँ पे क्या कर रहा है, सब नॉर्मल, तो नॉर्मल नहीं होंगे सारे, बोथ स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट। चलो अगला क्वेश्चन है, कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग ए जाइगोट विथ जीनोटाइप। ये दिया है आपको क्या करना है, देखो कुछ फार्मूले होते हैं प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए। देखो अब आपको देखना है जो जीनोटाइप कैपिटल है स्मॉल है, कैपिटल बी, कैपिटल सी स्मॉल सी, कैपिटल डी स्मॉल डी है, क्रॉस कराया जा रहा है आपका, नहीं ये क्रॉस कराया जीनोटाइप और ये इसके बीच में क्रॉस कराया जा रहा है ना, कैपिटल बी स्मॉल है, कैपिटल बी स्मॉल बी, स्मॉल सी स्मॉल डी एंड स्मॉल डी। तो देखो एक फार्मूला होता है ना, जब होमो के बीच में जब क्रॉस होता है, देखो पहला जो कैपिटल स्मॉल है हेट्रो है, और इसका जो कैपिटल है तो ये होमो है, तो होमो और हेट्रो को बीच में जब क्रॉस कराया जाता है तो वहाँ पे रेशियो 1/2 लेते हैं, तो 1/2 लिख दो, फिर इंटू करो। देखो ये स्मॉल बी है, स्मॉल बी सेकेंड पोजीशन पे है तो वहाँ पे 1 लेते हैं। अगर होमो के बीच में होता है तो रेशियो 1 लेते हैं, मतलब 1/2 इंटू 1। फिर आ गया स्मॉल सी कैपिटल सी, तो ये भी होमो है, होमो रिसेसिव और होमो डोमिनेंट यहाँ पे भी एक कंसिडर करते हैं। तो आपका क्या आया कैलकुलेशन, 1/2:1:1। फिर आपका स्मॉल डी कैपिटल डी, तो ये भी होमो में है, डोमिनेंट रिसेसिव में, तो वहाँ पे भी 1 लेंगे। मतलब आपका अभी कैलकुलेशन क्या आ रहा है, 1/2 × 1 आप इनको सारा कैलकुलेट करके निकालोगे 1/2 आएगा। तो कुछ फार्मूले होते हैं भैया, अगर होमो डोमिनेंट के साथ होता है तो रेशियो होते हैं, जो प्रोबेबिलिटी होती है 1 होती है। होमो डोमिनेंट और हेटेरो डोमिनेंट का होता है तो प्रोबेबिलिटी 1/2 होती है। हेटेरो के बीच में लेते हैं तो अगर हेटेरो रहे, अगर जैसे डोमिनेंट रिसेसिव का हेटेरो है तो 1/4 लेते हैं। तो भैया ये थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको अभी ये ज़रूरत नहीं है, फिर भी आना चाहिए थोड़ा सा। आप पढ़ोगे ना प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ 1.5 घंटे की क्लास लेनी पड़ेगी, लेकिन ये ट्रिक्स है जिससे आसानी से सॉल्व कर सकते हो। फाइंड आउट द करेक्ट ऑप्शन विथ रिस्पेक्ट टू कंस्ट्रिक्टेड पोर्ट पी ट्रेट इन द पी प्लांट। तो कंस्ट्रिक्टेड बोल रहा है तो आपको ध्यान देना पड़ेगा भैया कि इन्फ्लामेटेड होता है जो वो डोमिनेंट कैरेक्टर होता है, कंस्ट्रिक्टेड जो होता है वो रिसेसिव कैरेक्टर होता है। तो भैया क्या कह रहा है, करेक्ट चूज करना है। तो कैन एक्सप्रेस ओनली द होमोजाइगस कंडीशन, अगर कंस्ट्रिक्टेड जो है रिसेसिव है तो भैया स्मॉल वाला है, मान लो अगर डब्लू ही इसको कर रहा है कोड, अगर स्मॉल डब्लू रहेगा तब तो कंस्ट्रिक्टेड बनाएगा। आर से ही कर लो, स्मॉल आर रहेगा तब तो कंस्ट्रिक्टेड बनाएगा, नहीं तो नहीं बनाएगा ना। अगर कैपिटल आर स्मॉल आर रहेगा तो इन्फ्लामेटेड बना देगा, कैपिटल आर कैपिटल रहेगा तब वो इन्फ्लामेटेड बना देगा। तो एक्सप्रेस हेटेरोजाइगोट रहेगा तो इन्फ्लामेटेड बनाएगा,
होमोजाइगस में कैन एक्सप्रेस इन बोथ होमोजाइगस एंड हेटेरोजाइगस कंडीशन, नहीं भैया। अगर होमोजाइगस में सिर्फ कंस्ट्रिक्टेड बनाएगा, हेटेरोजाइगोट रहेगा तो आपका इन्फ्लामेटेड बनाएगा। तो समझ रहे हो ना मैं क्या कर रहा हूँ। मेंडल का जो वो 7 कैरेक्टर थे ना, जानते हो कि नहीं? हेलो हेलो, समझ रहे हो मैं क्या कर रहा हूँ? समझ रहे हो ना? ये आप कैरेक्टर्स देखो, वो यस सर। जो मेंडल पी के जो आपका पाइजम सटाइवम के ऊपर स्टडी करके जो कैरेक्टर लिए थे, जो 7 पेयर ऑफ द कैरेक्टर लिए थे, तो वो तो सबको याद होता है कि भैया फ्लावर का कलर, फ्लावर का पोजीशन, पोर्ट का कलर, पोर्ट शेप, ऐसे करके। लेकिन वो उसमें से जो आपका डोमिनेंट कौन है, रिसेसिव कौन है, इसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। जेनेटिक्स पढ़ रहे हो ना, आपका दिमाग एकदम खुला रखना पड़ेगा। ऐसे नहीं है कि हाँ आ गए ऐसे कर दिए, नहीं भाई, एक एक पॉइंट का ध्यान रखना पड़ता है आपको। तो ये चीज़ हो गया। अगला चलिए हम चलते हैं। इन थैलेसेमिया द अफेक्टेड क्रोमोसोम में भी, तो थैलेसेमिया में देखिए ये आपका स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन है। थैलेसेमिया में जो होता है क्रोमोसोम नंबर 16 और 11 पे क्या होता है, म्यूटेशन होने की वजह से यहाँ पे ये डिजीज कॉज होता है। सिंपल सी चीज़ है, आप याद कर लेंगे इसे। अगला क्वेश्चन है, देखो ये बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, गलत कर दिए। सिंपल सा आप क्रॉस कराओगे, पिंक फ्लावर हो, पिंक फ्लावर है स्नैपड्रैगन का, पिंक फ्लावर कोट करे क्या रहेगा, जीनोटाइप कैपिटल आर स्मॉल आर रहेगा। ठीक है, पिंक रहेगा, कैपिटल आर स्मॉल आर। फिर कह रहा है क्रॉस कराया जा रहा है रेड फ्लावर के साथ, किसके साथ, रेड फ्लावर के साथ कराया जा रहा है। तो रेड फ्लावर अगर हम कैपिटल आर कर रहे हैं तो वो रेड फ्लावर हो जाएगा। ठीक है, रेड फ्लावर हो गया। सॉरी, पिंक फ्लावर जो होगा कौन सा होगा, बताओ। पिंक फ्लावर का जीनोटाइप क्या लिखेंगे, बताओ बताओ बताओ। वही लिखेंगे क्या? एक्सक्यूज मी सर, जी, जो प्रीवियस क्वेश्चन आपने दिया है ना, उसका आंसर सही दिया है आपने, 1:1 ही रहेगा। कैसे मैम, बताइए, तभी ना इसीलिए कहता हूँ, बताइए, एक्सप्लेन जो कीजिए। अभी पिंक फ्लावर वाला क्वेश्चन है ना, हम्म, हाँ हाँ बताइए। हाँ, देखिए आपने बोला है कि पिंक फ्लावर का क्रॉस कराया है, यानी कि आपने कैपिटल आर स्मॉल आर का क्रॉस कराया है कैपिटल आर से। हम्म, आवाज आ रही है ना सर मेरी? जी 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 जी। हेलो। हाँ मैम, आ हाँ, रही। तो कैपिटल आर स्मॉल आर का जब हमने कैपिटल आर से क्रॉस कराया है, तो आप देखिए हाँ जी, 50% प्रोजेनी जो है वो कैपिटल आर स्मॉल आर आएगी, 50% प्रोजेनी कैपिटल आर आएगी। हाँ, तब तो हो गया यानी ना। कि हमारे पास जी जी, 50% पिंक आएंगे, 50% रेड आएंगे, हमारे पास इस क्रॉस में व्हाइट आएंगे ही नहीं। बहुत थैंक यू मैम, थैंक यू। मैं भी वही कहूँ, उस समय क्या होता है जब हम क्वेश्चन क्रिएट करते हैं ना, दिमाग लगा के हम क्वेश्चन बनाते हैं उस तरीके से, लेकिन क्या होता है एक्सप्लेनेशन के टाइम पे उतना ध्यान नहीं रहता ना कि हमने क्या सोच के क्वेश्चन बनाया था। अब उसी समय इंस्टेंटली करे तो ठीक है भाई, 3 होगा। ठीक है, हमसे गलती नहीं हुई थी, बस एक्सप्लेन करने में गलती हो रही थी। थैंक यू मैम। ठीक है ठीक है, टेस्ट क्लास नहीं होगा भाई, रेशियो यही होगा। थैंक यू। अब देखो अगला क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे पेरेंट्स जो है तो ये बैकग्राउंड क्या, हाँ हाँ, बैक क्रॉस होगा। देखो यहाँ पे पेडिग्री दिया गया है, पेडिग्री आपको आना चाहिए भैया कि कहाँ पे सेक्स लिंक डिजीज है, कहाँ पे ऑटोसोमल है। तो देखो सेक्स लिंक्ड होता है तो वहाँ पे पेरेंट्स को अफेक्टेड दिखाया जाता है। जहाँ पे ऑटोसोमल होता है, अगर ऑटोसोमल है, अगर रिसेसिव होता है ना, तो रिसेसिव होता है तो पेरेंट अफेक्टेड नहीं होते हैं। तो एक तरह से ये रिसेसिव है और ऊपर से ऑटोसोमल है, क्योंकि ये पहले जनरेशन के प्रोजेनी में जो है वो दिख रहे हैं, लेकिन पूरे में नहीं दिख रहे हैं, कुछ में है कुछ में नहीं है। तो आप देख लो पेरेंट्स अफेक्टेड नहीं है भैया, वहाँ पे हाइडिंग करेक्टर है। तो एक तरह का ये ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज है। आपको देखना पड़ेगा कि ऑटोसोमल रिसेसिव कौन है, आप फिनाइलकेटोनुरिया के साथ जा सकते हो। ठीक है, थोड़ा सा आप जाके देख लेना पेडिग्री वेडिग्री के बारे में। चलो आगे चलते हैं। टीएच मॉर्गन के बारे में क्वेश्चन दिया है, ड्रोसोफिला के ऊपर एक्सपेरिमेंट किए थे। टीएच मॉर्गन इज द फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स आल्सो। तो टीएच मॉर्गन ड्रोसोफिला के ऊपर किए थे। ये एनसीईआरटी की लाइन है भैया, एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा गया है कि इसको ग्रो कराया जाता है नॉर्मल, मतलब सिंपल सिंथेटिक मीडिया पे, नॉट कॉम्प्लेक्स। तो यही चीज़ है, बहुत लोगों ने सही किया है, कॉम्प्लेक्स नहीं होगा, सिंपल मीडिया पे ये ग्रो कर सकता है। आवाज़ जा रही है? पहला जो होगा इनकरेक्ट होगा और सब सही है। चलो आगे चलते हैं। सिकल सेल एनीमिया इन द केस ऑफ, तो भैया सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है, आपका ट्रांसवर्जन म्यूटेशन होता है। ठीक है, एडेनिन वहाँ पे चेंज हो जाता है, किससे चेंज होता है, ग्वानिन से ना। तो कौन सा अमीनो एसिड बदल जाता है सिकल सेल एनीमिया में, बताओ। पहले कौन सा कोड होता है, बाद में किसको कोड करने लगता है? ग्लूटामिक एसिड। अच्छा, वैलिन और ग्लूटामिक एसिड का कॉन्सेप्ट है, ये ट्रांसवर्जन। तो यहाँ पे भैया ट्रांसवर्जन म्यूटेशन, आप गूगल करोगे ना सिकल सेल एनीमिया इज ए ट्रांसवर्जन म्यूटेशन, वहाँ पे पहला लाइन पे लिख के आएगा सिकल सेल एनीमिया इज ए ट्रांसवर्जन। फ्रेम शिफ्ट मत मारना, यहाँ पे एडेनिन, मतलब देखो एडेनिन
ट्रांसवर्जन क्या होता है आप जानते हैं ना, जब क्या होता है प्यूरिन को अगर रिप्लेस करता है या पायरिमिडीन को, दैट्स द ट्रांजिशन। ट्रांसवर्जन में क्या होता है, या तो प्यूरिन पायरिमिडीन को करे या पायरिमिडीन प्यूरिन को करे, दैट्स द ट्रांसवर्जन। देखो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा सा ट्रिक लगाएंगे आप। ये मैपिंग का, जीन मैपिंग का क्वेश्चन है। बस आप देख लो ना कि जिस जीन के बीच में सबसे ज़्यादा डिस्टेंस है वो जीन एकदम किनारे किनारे पे होंगी। तो यहाँ पे देखो सबसे ज़्यादा परसेंटेज किसका दिख रहा है, 30% सबसे ज़्यादा है। मतलब ए एंड बी का 30% है, तो ए एंड बी किनारे किनारे पे होंगे ना। तो आप देख लो ए एंड बी किस में किनारे पे हैं, बी दूसरे में किनारे पे है। सिंपल से क्वेश्चन सॉल्व। आर यू गाइज गेटिंग माई पॉइंट? समझ में आया कि नहीं ये चीज़? हेलो, जो जीन सबसे ज़्यादा जिसके बीच में परसेंटेज है, ठीक है, तो उसका क्या होगा भाई, वो एकदम किनारे किनारे पे रहेंगे। बोला करो, देखो मेरे में कनेक्टिंग लिख रहा है, मुझे शक हो रहा है कि मेरा आवाज़ जा नहीं रहा है। ये देखो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। बस इसमें क्या करना है, देखो एलील दिया गया है आपका एक S1, एक S2, एक S3, एक S4। तो आपको जीनोटाइप बताने के लिए इसको एक फार्मूला लगाना पड़ता है, एन इन द ब्रैकेट n+1/2। तो कितना देखो यहाँ पे क्या दिया, 4 अल्टरनेट फॉर्म ऑफ द एलील दिया है, S1, S2, S3, S4। तो जहाँ पे एलील दिया रहा है वहाँ पे आपको करना क्या होता है, n इन ब्रैकेट n+1/2 से करके उसका जीनोटाइप निकालना होता है। तो वहाँ पे 4 इन ब्रैकेट 4+1/2 करोगे, मतलब 4 1 5 5 चौक के 20/2 यानी कि 10 आएगा आंसर। तो ये फार्मूला से निकाल सकते हो। बहुत सारे इसके मतलब आपके डिफिनीसन होते हैं, बहुत सारी थ्योरी होती है, लेकिन फार्मूला n इन ब्रैकेट n+1/2 करके आप निकाल सकते हो जीनोटाइप। तो ये 10 जीनोटाइप होगा, ठीक है, फार्मूला याद कर लेना। यहाँ पे दिया आउट ऑफ 9 जीनोटाइप ऑब्टेन इन F2 जनरेशन मेंडल डाइहाइब्रिड क्रॉस द नंबर ऑफ जीनोटाइप दैट आर ट्रू ब्रीडिंग लाइन फॉर द बोथ कैरेक्टर। तो ट्रू ब्रीडिंग लाइन का मतलब ये होता है कि या तो वो एकदम पूरा होमोजाइगस होनी चाहिए दोनों के लिए। तो देखो होमोजाइगस कौन कौन होता है, एक होता है कैपिटल वाई कैपिटल आर, एक यहाँ पे एक हो गया स्मॉल वाई स्मॉल आर, ये दो हो गया। और एक जगह होता है कैपिटल वाई स्मॉल आर, एक जगह होता है स्मॉल वाई कैपिटल आर। तो ये चार जो होते हैं ना, ये ट्रू ब्रीडिंग लाइन इसे बोलते हैं, ये जो चार मैं बता रहा हूँ। तो ये आप देखोगे ना वो पुनेट स्क्वायर वाला डाइहाइब्रिड क्रॉस का, तो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो यही चार आपके जो हैं ट्रू ब्रीडिंग लाइन कहलाते हैं फॉर वन कैरेक्टर, समझे? तो आपको ये याद करना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। अगर मैं पूछूं भैया आपसे कि बताओ दोनों कैरेक्टर के लिए मेंडल के डाइहाइब्रिड क्रॉस में कितने होते हैं जीनोटाइप, तो आप कितना बताएंगे दोनों के लिए हेटेरोजाइगोट? रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ जीनोटाइप एंड फिनोटाइप फॉर द एबीओ ब्लड ग्रुप इन द ह्यूमन बीइंग। तो ये भैया देखो क्या होता है ना, तीन तरह के क्या होते हैं जीन होते हैं, आई जीन ए जीन और बी जीन। तो ये तीन तरह के जीन होते हैं, ये 6 तरह के एलील बनाते हैं, आई ओ, फिर क्या होता है, ऐसे ही करके 6 तरह के बनाते हैं। तो 6 तरह के जीनोटाइप बनाते हैं, फिर वही चीज़ है, फिर 6 तरह के जीनोटाइप बनाएंगे और 4 तरह के ब्लड ग्रुप होते हैं, ABO। तो 6:6 करोगे, उसको कट करोगे तो कितना आ जाएगा, 3:3 समझ गए? 6 तरह के एलील बनेंगे, 4 तरह के ब्लड ग्रुप। तो 6:4 को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करोगे, 3:2 आएगा। आर यू गेटिंग कि ना? समझ पा रहे हो? मैं ये बोल रही ना कि ऐसे ही क्वेश्चन आया है क्या एग्जाम में? नहीं यार, इतना टफ नहीं आता है, वो तो मैं जानबूझ के टफ बना रहा हूँ क्वेश्चन, बस इतना टफ नहीं आता है, बस लेवल देखो जा सकता है तो आपको आना चाहिए, बस ये चीज़ें मैं कह रहा हूँ, ठीक है? चलो अब आवाज़ क्लियर है क्या? मेरा छत पे आ गया हूँ। देयर इज नो नीड टू टेस्ट क्लास टू नो जीनोटाइप फॉर पार्टिकुलर ट्रेट ऑफ इंडिविजुअल व्हेन दीज ट्रेट्स शो इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस होता है तो भैया यहाँ पे आप टेस्ट क्लास नहीं करा सकते, क्योंकि जो हेटेरोजाइगोट होता है वो डिफरेंट फिनोटाइप करता है पेरेंट्स से। जैसे पेरेंट्स जो रहता है वो रेड कलर का होता है, लेकिन इनकम्प्लीट डोमिनेंस का जो आपका पेरेंट्स हेटेरोजाइगोट आता है वो पिंक कलर शो करने लगता है। तो ऐसे करके वहाँ पे आप इनकम्प्लीट डोमिनेंस के केस में आप टेस्ट क्लास नहीं करा सकते, यही बोल रहे हैं। अगला क्वेश्चन है भैया, देखो सिंपल सी चीज़ है भैया, पुनेट ने पुनेट स्क्वायर बनाया था, पूछ रहा है कि पुनेट कहाँ से बिलोंग करते थे और वो थे कौन। तो पुनेट एक थे ब्रिटिश जेनेटिक्स थे, मतलब ब्रिटिश के थे और जेनेटिशियन थे, उन्होंने पुनेट स्क्वायर बना दिया। उन्होंने बताया भैया कि ऐसे राइट एंगल पे और अपर एंगल पे ऐसे जीन को रख के उनमें क्रॉस कराओगे तो ऐसे ऐसे करेक्टर आएंगे, तो पुनेट ने बताया था। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज मीन्ड बाय द नीचे ओवरलैप, इकोलॉजी से क्वेश्चन है।
तो नीके ओवरलैप का मतलब होता है कि भैया जब एक ही रिसोर्स के लिए क्या होता है, दो डिफरेंट स्पीसीज के ऑर्गेनिज्म आपस में कंपीट करने लगते हैं तो उनका नीके ओवरलैप होता है ना। तो नीके ओवरलैप होगा तो उसमें क्या होगा, कंपटीशन होने लगता है, और कंपटीशन की वजह से क्या होता है भैया, एक जो ज़्यादा ताकतवर रहता है वो उसको कम ताकतवर वाले को एक्सक्लूड कर देता है वहाँ से। आवाज़ आ रही है ना? हेलो। ओके ओके। चलो अगला क्वेश्चन है, ए पॉपुलेशन विथ लार्जर प्रोपोर्शन ऑफ ओल्डर इंडिविजुअल। देखो एक पॉपुलेशन है जहाँ पे जो ओल्डर लोग हैं, ज़्यादा एज के लोग हैं वो ज़्यादा हैं देन द यंगर वर्स, जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनसे उनके ज़्यादा उनके तुलना में जो बूढ़े लोग हैं, जो ओल्डर लोग हैं वहाँ पे ज़्यादा हैं। तो क्या समझ रहे हो, जहाँ पे जैसे मान लो एक गाँव है, एक गाँव में जो है 100 लोग बूढ़े हैं और 10 लोग बच्चे हैं, तो इसका मतलब ये है ना वहाँ पे बच्चे कम पैदा हो रहे हैं, बूढ़े ज़्यादा हो गए हैं, मतलब वो क्या हो रहा है, पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रहा है। अगर बच्चे ज़्यादा रहेंगे, बूढ़े कम रहेंगे, तो मतलब पॉपुलेशन बढ़ रहा है, वहाँ पे पॉपुलेशन कंट्रोल करने की ज़रूरत है। तो ये चीज़ें अगर दोनों बराबर बराबर रहे तो एक स्टेबल पॉपुलेशन रहता है। अब देख लेना कि भैया कहाँ पे अर्न शेप्ड का होता है, कहाँ पे बेल शेप्ड का होता है कर्व, तो ये सब आप जानते रहेंगे। चलो आगे क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन विच इज़ नॉट मेड अप ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन। देखो भैया मेम्ब्रेन की बात कर रहा है, और मेम्ब्रेन चाहे कहीं भी हो, प्रोकैरियोटिक हो यूकैरियोटिक हो, अगर मेम्ब्रेन है, बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन है या प्लाज्मा लेमा कह सकते हो, तो वहाँ पे प्रोटीन और लिपिड तो रहेगा ही रहेगा। बिना प्रोटीन और लिपिड के मेम्ब्रेन पॉसिबल ही नहीं है, तो ये होगा नन। ठीक है, समझे गाइज? सुमया? यस सर। ओके, यस सर बोल दिया करो, हम समझे समझे बोले तो। रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ सबस्ट्रेट इज, तो देखो रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है, देखो मैं इसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी भी मैं सही कर सकता था, लेकिन अब यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी कर रहा है, तो डेंसिटी जो है एक स्मॉल एंटिटी है, लेकिन स्क्वायर रूट अगर डेंसिटी का कर दोगे तो वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा ना। तो स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी जो है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ई वाला एकदम सही है, मोर करेक्ट है, तो आप सी के साथ ही जाओगे। चलो टर्जिट सेल में पूछ रहा है भैया डीपीटी ये सब, तो डीपीटी होता है आपका डिफ्यूजन प्रेशर डिफिसिट। किसी भी सॉल्वेंट में अगर आप साल्यूट मिलाते जाओगे तो उसके डिफ्यूजन प्रेशर में कमी आती है। अब डिफ्यूजन प्रेशर का मतलब ये क्या होता है, डिफ्यूजन प्रेशर का मतलब ये होता है कि किसी भी साल्यूट की बहने की क्षमता, जैसे आपके फर्श पे अगर आप एक गिलास पानी उस पर डाल दोगे तो वो पानी बह जाएगा आसानी से, लेकिन उसी पानी में अगर चीनी मिला दो या गुड़ मिला दो, कोई भी चीज़ मिला दोगे तो वो हो जाएगा गहरा, मतलब गाढ़ा हो जाएगा और वो बहने में नहीं बह पाएगा आसानी से, तो उसके डिफ्यूजन प्रेशर में डिफिसिट हो गया। यही मैं कह रहा हूँ, सॉल्वेंट में कोई भी सॉल्यूट मिला लोगे तो उसमें डिफ्यूजन में डिफिसिट आ जाएगा डिफ्यूजन प्रेशर में। तो वही चीज़ है, टर्जिट सेल वही है। टर्जिट सेल में क्या होता है, ना तो उसमें पानी एंटर करता है ना जाता है, तो डीपीटी हो जाता है 0, और ऑस्मोटिक प्रेशर जो हो जाता है वो टर्गर प्रेशर के बराबर हो जाता है। तो मैं बहुत सारा डिफ्यूजन प्रेशर डिफिसिट भी बता दिया कि एज वी गो टू एड द सॉल्यूट इन द आवर सॉल्वेंट द डिफ्यूजन प्रेशर गेट डिफिसिट, यही चीज़ है, इसे सक्शन प्रेशर भी बोलते हैं। चलो आगे चलते हैं, टर्गर प्रेशर और वाल प्रेशर को ही बताओ तो मुझे आज। विच टाइप ऑफ द प्लांट स्टोमेटा प्रेजेंट इन इक्वली ऑन द बोथ सरफेस। तो देखो क्या होता है, स्टोमेटा का हम क्लासिफिकेशन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ स्टोमेटा प्रेजेंट ऑन अपर सरफेस और द लोअर सरफेस। तो सबसे पहले होता है एप्पल और मरबेरी टाइप का स्टोमेटा, जहाँ पे स्टोमेटा जो होता है लीफ क्या होता है, डाइकाट का होता है। इसको हम हाइपोस्टोमिक टाइप का लीफ बोलते हैं, जहाँ पे स्टोमेटा जो होता है लोअर साइड पे प्रेजेंट होता है। ये होता है एप्पल और मलबेरी टाइप का, ये चीज़ हो गया। अब ओट टाइप का क्या होता है, ओट टाइप का स्टोमेटा वो स्टोमेटा होते हैं जो आपके आइसोबायलेटरल लीफ में देखने को मिलते हैं, जो कि मोनोकाट का कैरेक्टरिस्टिक है। और स्टोमेटा का नंबर जो होता है अपर एंड लोअर सरफेस पे दोनों पे होता है बराबर। ओके, फिर आपका क्या है पोटैटो टाइप का। पोटैटो टाइप में क्या होता है, ये एम्फीस्टोमिक होते हैं एक्चुअली में। एम्फीस्टोमिक मतलब कि यहाँ पे स्टोमेटा तो दोनों सरफेस पे होते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा नंबर में स्टोमेटा जो होते हैं लोअर सरफेस पे देखे जाते हैं। और पोटामेटोगोडान टाइप का जो स्टोमेटा होता है भैया, ई का होता है ये नॉन फंक्शनल स्टोमेटा होते हैं, जो सबमर्ज्ड प्लांट है आपके वहाँ पे देखे जाते हैं। और स्टोमेटा मतलब एब्सेंट होते हैं या होते हैं नॉन फंक्शनल। एक और होता है वाटर लिली टाइप का, ईपी स्टोमिक टाइप का लीफ होता है, जैसे कि ऐसे हाइड्रोफिटिक प्लांट जो पानी के ऊपर तैरते रहते हैं, जैसे निम्फिया हो गया, लोटस हो गया, तो उनके सिर्फ अपर सरफेस पे स्टोमेटा देखा जाता है। अब मैंने स्टोमेटा रिवाइज करा दिया, समझ में आ गया क्या? आर यू गाइज गेटिंग? यस ओके हाँ भैया। ओके ओके, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है,
चलो अब स्टोमेटा के ओपनिंग क्लोजिंग के बारे में बात कर रहा है भैया। देखो ये भी बता ही देते हैं। देखो स्टोमेटा के ओपनिंग एंड क्लोजिंग के लिए बहुत सारी थ्योरियाँ दी गई थी। सबसे पहले आपको स्टोमेटा के बारे में पता होना चाहिए कि स्टोमेटा जो होता है मिलके बना होता है 3 चीज़ों से। सबसे जो पोर होता है स्टोमेटा में उसे बोलते हैं स्टोमा, उसको घेरा होता है गार्ड सेल, और गार्ड सेल को घेरा होता है सब्सिडरी सेल। अब गार्ड सेल और सब्सिडरी सेल जो होते हैं देखो सिस्टर सेल होते हैं, लेकिन गार्ड सेल में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, लेकिन सब्सिडरी सेल में क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता है। ठीक है, ये चीज़ है। अब देखो गार्ड सेल में क्लोरोप्लास्ट है तो वो क्लोरोप्लास्ट करता है फोटोसिंथेसिस। अभी बात ये खत्म करो, फिर देखो मोनोकाट और डाइकाट होता है। अब गार्ड सेल का शेप वैरी करता है। देखो मोनोकाट में जो होता है गार्ड सेल का साइज वो डंबल शेप्ड होता है, और जो डाइकाट में होता है वो किडनी शेप्ड होता है या बीन शेप्ड होता है, ये चीज़ है। अब देखो स्टोमेटा के ओपनिंग एंड क्लोजिंग के लिए कई सारी थ्योरियाँ दी गई थी, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी इज दैट फोटोसिंथेटिक थ्योरी एंड पोटेशियम मैलेट थ्योरी। फोटोसिंथेसिस थ्योरी में क्या होता है, अब स्टोमेटा को ओपन होने के लिए कई सारी चीज़ इंपॉर्टेंट है, वो इंपॉर्टेंट चीज़ को आप समझ लो। क्या होता है, स्टोमा जो होता है ना, इनर साइड, इनर जो सेल, इनर वाल होता है स्टोमा का, वो क्या होता है, ठीक होता है। जो आउटर वाल होता है वो थीन होता है, और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे रेडियल अरेंजमेंट ऑफ द माइक्रोफाइब्रिल लिखा जाता है, जो कि रेडियल अरेंजमेंट होता है। तो उसी की वजह से अब देखो क्या है, गार्ड सेल में पाया जा रहा है क्लोरोप्लास्ट। अब क्लोरोप्लास्ट कर रहा है फोटोसिंथेसिस, बना रहा है शुगर। अब जैसे ही गार्ड सेल में शुगर बना, वहाँ का ऑस्मोटिक पोटेंशियल या ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ गया। वो क्या हुआ, ऑस्मोटिक पोटेंशियल बढ़ा तो वहाँ पे क्या होगा, वाटर पोटेंशियल डिक्रीज होगा। अब भैया वाटर पोटेंशियल डिक्रीज होगा, वहाँ पे वाटर मूव करेगा। वाटर मूव करता है तो जैसा मैंने बताया कि जो आउटर वाल होता है गार्ड सेल का वो थिन होता है, तो आउटर वाल जो होता है वो स्ट्रेस होता है वाटर की वजह से, और स्ट्रेस होता है तो स्टोमेटा ओपन हो गया। ये फोटोसिंथेटिक थ्योरी है। अब क्लोज कैसे होता है, वो दिन फिर रात के टाइम पे वो CO2 को मतलब शुगर जो होता है उसको ख़त्म कर लिया जाता है, यूटिलाइज कर लिया जाता है, ऑस्मोटिक प्रेशर कम होता है, स्टोमेटा बंद हो जाता है। ये हो गया फोटोसिंथेटिक थ्योरी। भैया फोटोसिंथेसिस हो रहा है, ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ रहा है, इसकी वजह से स्टोमेटा ओपन हो रहा है। अब पोटेशियम मैलेट थ्योरी क्या होता है भैया, वही CO2 आता है, पेप उसे पकड़ के मैलेट आयन क्या बनाता है, सबसे पहले ऑक्जेलोएस्टिक एसिड बनाता है, फिर ऑक्जेलोएस्टिक एसिड मैलेट आयन बनता है। मैलेट आयन क्या करता है, वो ब्रेक डाउन होता है, मैलिक एसिड ब्रेक डाउन होके क्या होता है आपका, फिर पोटेशियम होता है वहाँ पे। ठीक है, पोटेशियम पहले होता नहीं, पहले हाइड्रोजन वहाँ पे होता है ना, तो हाइड्रोजन को बाहर भेजा जाता है, फिर आयन को बैलेंस करने के लिए पोटेशियम को बाहर से पकड़ के लाया जाता है। पोटेशियम मैलेट से रिएक्शन करके पोटेशियम मैलेट बनाता है, जो कि बहुत ही ऑस्मोटिकली एक्टिव होता है। फिर वहाँ पे क्या होता है, इंडोऑस्मोसिस होता है, स्टोमेटा ओपन होता है। आप कहोगे कि मैं इतना लंबा चौड़ा कहानी बता दिया, लेकिन आपके दिमाग में कुछ गया नहीं, लेकिन मैं रिकॉल करा रहा हूँ। ये उनको समझ में आया होगा जो कुछ जानते होंगे, लेकिन उनको नहीं समझ आया जो कुछ नहीं जानते होंगे, तो लेविट नहीं दिया था। तो स्टोमेटा का ओपनिंग क्लोजिंग थोड़ा सा समझ पाया कि नहीं, कैसे होता है बताओ भाई। हेलो, समझ में आ रहा है ना? तो ये चीज़ है। तो भैया शेरे एंड स्कार्ट ने भी अपना जी बोलो मनोज, तुम्हारा आवाज़ पहचानता। मैं इसका बोल रहा था, ये स्टार सुगर हाइपोथेसिस का। हाँ शेरे वाला। हाँ भैया, स्टार सुगर हाइपोथेसिस का हाँ, वो जो मतलब रैपिडली ओपन एंड क्लोज के लिए वो तो मतलब एप्लीकेबल नहीं है ना, मतलब गार्ड सेल पे रहते हैं क्लोरोप्लास्ट जो है वो कम ही रहते हैं। हाँ तो ये बोल रहा था मैं। तो वही चीज़, पोटेशियम मैलेट वाला जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपका फोटोसिंथेटिक थ्योरी से भी क्वेश्चन बनते हैं, दैट्स वाई मैं बताया। ठीक है, आगे चले। यहाँ पे कोई लिखा है वेरी बैड। मुझे साउथ का डायलॉग याद आया है, लेकिन मैं यहाँ पे बोल नहीं सकता हूँ। इफ़ यू आर वेरी बैड आई एम नहीं बोलूँगा, आगे चलो। मैक्सिमम मिनरल एग्जॉशन, अगर भाई देखो प्लांट में क्या होता है, रूट में अलग अलग जोन बने होते हैं, तो रूट आप जो जोन ऑफ मैचुरेशन होता है वहाँ पे यूनिसेलुलर रूट हेयर्स मिलते हैं, जो कि करते हैं एब्जॉर्प्शन वाटर का। उसके ऊपर जोन ऑफ इलोंगेशन होता है, और जोन ऑफ इलोंगेशन ही होता है जो मिनरल के न्यूट्रिशन में सबसे ज़्यादा रोल प्ले करता है। तो भैया मिनरल का न्यूट्रिशन जो होता है, मिनरल का एब्जॉर्प्शन जो होता है, वो जोन ऑफ इलोंगेशन से होता है, ना कि रूट हेयर जोन से। तो ये आप जानते रहेंगे ना। चलो बताओ, सबसे मल्टीपल रूट कैप कहाँ पे देखने को मिलता है? मल्टीपल रूट कैप सीन इन विच प्लांट? मल्टीपल रूट कैप, कैलिप्टोजेन, ऑर्किड, आर्किड, और बताओ। इकोनिया में होता है क्या? रूट पॉकेट नहीं पूछ रहा हूँ, रूट पॉकेट नहीं पूछ रहा हूँ आपसे, ऑफसेट भी नहीं पूछ रहा हूँ, जो इकोनिया आप बता रही हैं। क्या उसको हम कॉमनली स्क्रू पॉइंट बोलते हैं। अब आप बताओ स्क्रू पॉइंट का कॉमन नेम क्या है, मतलब क्या? भैया पाइन
में होते हैं क्या? नहीं भैया, पेंडेनस एक है, पेंडेनस। हाँ, तो पेंडेनस आपको बोलना पड़ेगा। यही आपको देखो रिकॉलिंग पावर यही ना, आप कहते हो भैया हमें, हाँ आप कहते हो भैया हमें कुछ का क्या हो, आपने क्विज में हाँ टाइम बढ़ा दो, क्या है आपका भैया देखो ना, टाइम वाइम कुछ नहीं, आपका दिमाग तेज होना चाहिए। मैं बता रहा हूँ जो, पेंडेनस अरे हो गया ना, बता दिया ना पेंडेनस। मैं क्या कर रहा हूँ वो तो सुन लो। जो लोग आप कहते हो कि टाइम बढ़ा दो, क्विज का टाइम बढ़ा दो, कितना मैं सही से बता रहा हूँ। अगर आप पढ़ रहे हो सारा चीज़ ना, आप थोड़ा सा अपने स्पीड को पहले अप करो, रिकॉलिंग पावर को बढ़ाओ, तभी सही से। क्विज का क्या है, क्विज जब रिकॉल ही नहीं कर पाओगे तो जब आप 15 सेकेंड 30 सेकेंड में जो रिकॉल नहीं कर पाए, एक मिनट में रिकॉल कर लोगेगा। 1 मिनट कर दूंगा तो बहुत ऐसे महान इंसान होंगे, गूगल करने लगेंगे आंसर को, समझे। तो रिकॉलिंग पावर आपको करना है, 30 सेकेंड में क्वेश्चन पढ़ के आ जाएगा। अब ये आपकी गलती है कि आप स्लो लर्नर हो, तो आप अपने आप को फास्ट बनाओ, सिंपल सी बात है भाई। मैक्सिमम लोग अटेंड कर रहे हैं यहाँ पे। A structure originate at lateral prostitute from the zygote that is present in the carpogonium and constitute the cystocarp। तो देखो भैया, जब आप रेड एल्गी पढ़ोगे बैट्रेकोस्पर्मम, तो वहाँ पे देखोगे जो आपका कार्पोगोनियम होता है, कार्पोगोनियम के बाहरी साइड से वहाँ पे अलग अलग टाइप के फिलामेंट निकले होते हैं जो उसे प्रोटेक्ट करते हैं, और वो फिलामेंट को हम बोलते हैं गोनिमोब्लास्ट फिलामेंट। तो ये चीज़ है। कैटाबॉलिक एक्टिवेटर प्रोटीन कैप एक्टिवेट लैग इन ओनली वेन। तो भैया कैप तभी एक्टिव होगा जब वहाँ पे लैक्टोज प्रेजेंट रहेगा, और किसी भी सेल में लैक्टोज से यूटिलाइजेशन तभी शुरू होगा जब वहाँ पे ग्लूकोज नहीं रहेगा। अब मान लो एक स्क्रिया कोलाई है, उसको क्या चाहिए, खाना चाहिए। अब स्क्रिया कोलाई कौन सा खाना प्रेफर करता है, ग्लूकोज प्रेफर करता है। तो भैया ग्लूकोज रहेगा तो वो अपना लाइकोपेरान जीन क्यों एक्टिवेट करेगा, वो बीटा गैलेक्टोसाइडेज का क्यों यूटिलाइज करेगा ना। चलो भैया ग्लूकोज है, खाते हैं, मस्त से ज़िंदगी व्यतीत करते हैं। लेकिन वहाँ से अगर ग्लूकोज ख़त्म हो जाता है, लैक्टोज होता है, तो लैक्टोज को पचाने के लिए, यूटिलाइज करने के लिए उसको लाइकोपेरान चलाना पड़ेगा। आरएनए पॉलीमरेज आएगा, बाइंड करेगा प्रमोटर से, फिर जया का एक्टिवेशन होगा। जया मतलब बीटा गैलेक्टोसाइडेज, लैक परमिएज एंड ट्रांसएसाइटिलेज का। फिर वो लोग अपना काम करके करेंगे। तो कैटाबॉलिक एक्टिवेटर प्रोटीन कैप जो होता है वो एक्टिव तभी होता है ग्लूकोज जब अब्सेंट होता है ना। अब्सेंट रहेगा मतलब लैक्टोज प्रेजेंट रहेगा, सिंपल सी बात है। चलो 3R प्रिंसिपल ये तो आप जानते हैं। अब 3F थ्योरी के बारे में बताओ। इकोलॉजी का 3F थ्योरी किसने बताया था? 3F थ्योरी, 3R तो आप समझ लें, 3F बताओ। भैया मिश्रा जो मतलब कहाँ पढ़े मनोज? 3F थ्योरी कहाँ पढ़े? फैक्टर फॉर्म और एक क्या था भैया? फॉर्म, फैक्टर एंड फंक्शन कहाँ पढ़े ये बता दो भैया। कहाँ पे पढ़ा था याद नहीं है। नोट्स यूटिलाइज किए होंगे जो मैंने दिया था शायद। भैया वो बायोमेंटस से पढ़ा था। हाँ बायोमेंटस से, क्योंकि वहाँ से मेरे नोट्स। गुड। चलो तो भैया 3F प्रिंसिपल जो है वेस्ट मैनेजमेंट के लिए, तो वही है रिड्यूस। हाँ भैया, मेरे नोट्स से पढ़े थे मैं तभी तो कह रहा हूँ। तो यही है रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल। तो भैया देखो